ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि YDSC में जो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी क्या चीज होती है? स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर हाँ, अगर उस डिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं, उसको डिस्टेंस को अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो सर बीटा कम हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीटा कम होने का मतलब फ्रिंज विड्थ जो है कम। बीटा क्या है? लेमडा डी बाई डी। यस सर। लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब स्मॉल डी को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अगर स्मॉल डी को बढ़ाएंगे तो बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। दैट मींस स्मॉल फ्रिंजेस विल बी विजिबल नाउ, ठीक है। तो ये चीज हमने उस दिन जो मैं तुम लोगों को वीडियो भी दिखा रहा था, दिखाऊं इसमें प्रैक्टिकली देखनी है? दिखा दो सर। दिखा दो। अरे कहाँ गई? अच्छा, मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे ही दिखा रहा था डायरेक्ट। एक सेकेंड। अगर, और एक बात और बताओ कि अगर मैं सपोज ये जो YDSC का सारा का सारा अरेंजमेंट है, ये हम अभी तो एयर में कर रहे हैं, मान लो एयर एयर है या वैक्यूम है, चलो उसका दोनों का एक ही सिमिलर सी होता है बिहेवियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ऑलमोस्ट। तो लेकिन अगर इसको मैं किसी दूसरे मीडियम में डाल दूं, पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, पूरे पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो कुछ पैटर्न्स में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर शायद लेंथ में फर्क पड़ जाए। कौन सी लेंथ? जो बिट है वो फ्रिंज की लेंथ है। देखो, अगर मैं सारे के सारे अरेंजमेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में डालता हूँ, है ना, तो मेरे पास बीटा क्या होता है? लेमडा डी बाई डी होता है। क्या डी में चेंज आया? कैपिटल डी में चेंज आया? नहीं। क्या लेमडा में चेंज आएगा? यस सर। यस सर। लेमडा में चेंज आएगा। पहले तो हम ये लेमडा क्या ले रहे हैं? लेमडा ऑफ द लाइट इन वैक्यूम ले रहे हैं ना, हाँ के ना? लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट कर कोई ये अरेंजमेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में डालता हूं, तो बी डैश विल बी एक्चुअली लेमडा डैश डी बाई डी। यस और लेमडा डैश क्या है? लेमडा अपॉन म्यू, तो बीटा बाय म्यू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ने के कारण जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस आएगा। लेकिन लेकिन क्या ये फ्रिंजेस मूव करेंगे, मतलब डिस्प्लेस करेंगी? आई मीन सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे है, क्या वहीं पे बनेगा या सेंट्रल मैक्सिमा हिल जाएगा? वहीं पे बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सारी की सारी फ्रिंजेस जो है वो छोटी हो जाएंगी, सेंट्रल मैक्सिमा में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर दो स्लिट्स में से एक स्लिट के आगे मैं एक शीट रख देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। अभी हमने क्या किया था? पूरे के पूरे अरेंजमेंट को म्यू में डाला था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं पूरे के अरेंजमेंट को म्यू में नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ एक एक स्लिट के आगे एक शीट रख रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो उसमें क्या होगा? उसमें तुम लोग को लगता है कि कुछ चेंज आएगा फ्रिंजेस की सेंट्रल प्लेस? मैक्सिमा पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एग्जैक्टली करेक्ट। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी जो पाथ डिफरेंस है वो इस स्लिट से और इस स्लिट से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस चेंज हो गया, इसने ऑप्टिकल जो पाथ लेंथ है इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो आज हम ये करने वाले हैं कि अगर एक स्लिट के आगे हम कुछ रख दें, कोई और मटेरियल, कोई स्लैब रख दें, तो क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम आज ये करेंगे कि अगर मैं इस YDSC के एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे थे, यस सर। रेड लाइट डाल रहे थे या ग्रीन डाल रहे थे,
या येलो डाल रहे, एक एक डाल रहे थे, एक कलर एट अ टाइम, उसकी जगह अगर मैं व्हाइट लाइट डाल दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो आज ऐसे कुछ हम इसके साथ छेड़खानी करने वाले हैं, राइट? सर अगर हम 2 की जगह 3 स्लिट रख दें तो क्या होगा? 3 सेलेक्ट कर दें तो 3 सेलेक्ट के 3 वेव्स इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस तो होगी, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये वीडियो जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा था उसमें इंटरफेरेंस, हाँ This is a two-slit pattern, and you can see a big bright spot here, but I'm hoping you'll be able to see that there are small divisions, maybe 10 or 12 divisions within this big bright spot. Those are produced by the fact that we have two slits, interference, both constructive interference and destructive interference through this region. You can also see it divided out here in the other bright spots. क्या सर सीसी ऑन कर दो, कैप्शन। So if we move to doubling the separation to 0.5 millimeters, then डिड यू जस्ट नोटिस द चेंज? यस सर सर। दिखा नहीं, दोबारा दिखाना। अब मैं पीछे कर रहा हूँ इसको दोबारा, वहां पे फ्रिंज विड्थ क्या थी, ये देखो, ये फ्रिंज विड्थ है, मोटी मोटी फ्रिंजेस है, यस मोटी मोटी सर। मतलब एक्चुअली ये वाली, ये एक फ्रिंज है, ये एक फ्रिंज है, ये एक फ्रिंज है, तो मतलब इस इतने में कितनी फ्रिंज, 1 2 3 4 Seven. 5 6 7 फ्रिंजेस बन रही हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 7 फ्रिंजेस बन रही हैं। अभी देखते हैं आगे, इसमें देखो, इसमें कितनी ज्यादा ज्यादा हो गई फ्रिंजेस, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्रिंजेस हो गई इसके अंदर। डबल सेपरेशन को डबल कर दिया, दिख रहा है इसने लिखा यहाँ पे सेइंग कि सेपरेशन पहले से डबल कर दी। सेपरेशन अगर पहले से डबल करेंगे फ्रिंज विड्थ आधी हो जाएगी, यस सर। यस सर। तो उतनी ही जगह में दो डबल फ्रिंजेस आएंगी, डबल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगी। यस सर। ठीक है, तो इस मैंने वीडियो इसलिए पॉज की ताकि बफरिंग का इशू ना हो, तो यहाँ पे तुम लोग इजीली देख सकते हो यहाँ पे और इस पैटर्न में कितना फर्क है। यहाँ पे मोटी मोटी फ्रिंजेस है, यहाँ पे फ्रिंजेस जो है वो माइन्यूट हो गई है, आधी विड्थ की हो गई है। a wider separation means tighter spacing between those interference fringes. So you may or may not be able to see on the screen now that this main maximum is still as wide as it was before, but they've doubled the number of individual divisions within it. So the actual pattern you can see right now is the single slit diffraction pattern for a single slit with 0.04 millimeters. And then the divisions within that pattern, which I think we'll be able to clearly see on this one, is the result of a double slit pattern. सही है, दिस हैज गिवन यू अ फेयर आइडिया कि यहाँ पे पैटर्न्स जो हैं कैसे बन रहे हैं, और इसके साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे, अगर स्मॉल डी को हमने डबल कर दिया है तो क्या होगा, राइट? सर ब्राइट फ्रिंज की जो लेंथ थी वो ज्यादा क्यों थी डार्क फ्रिंज से? वो डायफ्रैक्शन में करेंगे, डायफ्रैक्शन में डबल एंगुलर विड्थ बनती है जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। नहीं सर, अगर हम इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सेम होनी इंटरफेरेंस चाहिए। में तो बिल्कुल सेम है, उसमें देख ले, ये देख, इंटरफेरेंस में तो तूने देखा भी होगा। यस सर। ये अब क्या होगा इसको,
ये देख, Small divisions, maybe चाहे 10, हम 12 divisions. सेंटर वाले मैक्सिमा के अंदर के फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, हर फ्रिंज का साइज सेम है। जो बीच वाले फ्रिंजेस हैं दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पहाड़ से बीच में, ये थोड़े थोड़े दिखते हैं। हाँ Yes, सेंटर वाला एक्चुअली ब्राइट बहुत ज्यादा ना, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। तो अदरवाइज यहाँ पे चमक रहा है ना, यहाँ पे ग्लेयर बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्रिंजेस दिख नहीं पा रही। ठीक है, और वीडियो एक्चुअली है भी, Yes. कैमरा ये डिपेंड करता है ना, अगर हम सीधा आंखों से देखेंगे फिर तो दिख भी जाएंगी, ये कैमरा ने रिकॉर्ड किया हुआ है इसको, तो और थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, तो अब हम इसका एक और बहुत ही रियल लाइफ यू नो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ YDSC, ये देखो इसमें These are famous big bright spots. अच्छा एक और तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, उससे पहले एक और चीज देखो, ये इंटरफेरेंस, ये देखो एक और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है, ये ना ऊपर ये और ये दीज आर द टू स्लिट्स, ये दो स्लिट्स है, इधर दिख रही है ये खाली जगह थोड़ी सी बीच में, yes sir. Yes, sir. है ना, ये दो ये लाल रंग की लाइन जा रही है, उसके बीच में जहाँ पे स्पेसिंग है, दीज आर द टू स्लिट्स, राइट। Yes. तो यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। दिख रही है इंटरफेरेंस, है ना। तो ये जो ब्लैक रीजन बन रहा है, ये क्या है, मिनिमा, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मिनिमा है ना। यहाँ पे ये मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट होगा, ये आगे सेकंड होगा, ऐसे बनता है ना। अब यहाँ पे ही विल बी चेंजिंग स्मॉल d एज वेल। अब देखो स्मॉल d को बढ़ा दिया, दिख रहा है, यस सर। ये बिंदी दो बिंदु हैं, ये जो दो दूर दूर हो गए। अब क्या होना चाहिए, स्मॉल d अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो अभी फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा दिख रही थी, हाँ कि ना, अभी देखना, उतनी ही जगह में ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमास आ गए या ज्यादा नंबर ऑफ मिनिमास आ गए, Yes. यस सर। यस सर। है ना। ये और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा हो गए, है ना। आई फील, यस Yes. सर। यस सर। देखो फ्रिंज विड्थ कितनी सी रह गई अब इसी चीज को ना, ये जो चीज, ये तो एनिमेशन है, इसी चीज को प्रैक्टिकली वाटर रिपल्स को यूज करके एक बंदे ने किया है, तो वो देखते हैं। You can seek sir for grade stuff via coding for individuals. My name is Aditi Shah. अरे भाई व्हाइट हैट जूनियर है। What is life? What is life? Life is life. What is life? ये वेरिस्टेशियम वाला है ना इसकी बंदा, बहुत सही होती है डेरेक वीडियोस ना। म्यूलर। क्या, ये डेरेक म्यूलर है ना सर, वेरिस्टेशियम। हाँ वही। तो ये इसकी ना सही होती है, ये जनता में ले गया सारा एक्सपेरिमेंट उठा के, तो फिर वहां पे सबको दिखाता है। यहाँ पे फ्रिंजेस, he'll be observing the YDSC using sunlight, and sunlight is white light, right, है ना, व्हाइट लाइट है ना, तो उसमें साथ के साथ Yes. कलर है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं व्हाइट लाइट की YDSC, तो यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। अच्छा पहले मुझे वीडियो देखने से पहले जरा ये बताओ, व्हाइट लाइट अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा, व्हाइट लाइट अगर दो स्लिट्स में से व्हाइट लाइट आ जाएगी तो व्हाट डू यू थिंक? डिस्पर्शन हो सकता है। डिस्पर्शन का मतलब है सर you बेंडिंग want to say splitting into components। यस हाँ, सर। जी सर। मीडियम कौन सा कुछ चेंज हो रहा है? देखो हाँ क्या, मतलब डिस्पर्जन तो तभी होता है अगर कोई मीडियम में चेंज हो। यहाँ पर कौन सा कोई मीडियम में चेंज हो रहा है? लाइट उसी मीडियम से उसी मीडियम में जा रही है। राइट, बट एक्चुअली यहाँ पे हमें
Okay, अच्छा, anyone else wants to सर try something? डिस्पर्शन इसलिए होगा क्योंकि वो जो रेड एंड वॉयलेट लाइट है उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो अगर हम लाइट को वेव्स मानेंगे तो उसमें क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन भी अलग अलग होएगा। उनमें डिफ्रैक्शन अलग अलग होएगा, then तो सर उससे फिर हमें अलग दिखेगा वॉयलेट एंड रेड, मतलब हमें स्प्रेड होता हुआ इससे दिखेगा। yes, you are almost correct. Actually है क्या, क्योंकि सबकी वेवलेंथ जो है डिफरेंट है, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से देखो, दोनों स्लिट्स में से यूं समझ लो 7 कलर एक स्लिट में से फेंके, 7 कलर दूसरी स्लिट में से फेंके। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाइट लाइट, आई कैन से 7 कलर्स आर एंटरिंग वन स्लिट एंड द सेम 7 कलर्स आर एंटरिंग द अदर स्लिट। हाँ के ना? यस सर। यस एंड वी नो दैट इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। हाँ जी सर। तो रेड वाली रेड के साथ इंटरफेयर करेगी, ब्लैक ना, ये ब्लैक बोल रहा हूँ, ये वायलेट वाली वायलेट के साथ करेगी, येलो येलो, ऐसे एंड सो ऑन, राइट? तो अब क्या होगा, सारी अपने अपने हिसाब से इंटरफेरेंस करेंगी और हमें जो सामने दीवार पे पैटर्न दिखेगा, सामने जो स्क्रीन पे जो पैटर्न दिखेगा, दैट विल हैव कलर्ड कलर्स ऑन दैट वॉल, मतलब सेपरेशन हमें दिखेगी, स्प्लिट, द कलर्स विल बी स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, वो हमें दिखेंगे। इसका रीजन हम टेक्निकली इस वीडियो के बाद समझते हैं ऐसा क्यों होगा, ठीक है? एक बार पहले वीडियो देख लो, देन वील learn the reason, we'll understand the reason ऐसा हो क्यों रहा है। Which are light? Yes, they are. It lights up the room. It makes it not dark. What's the difference between blue light and red light? The color. It goes in your eyes and then you see stuff. We range from white to red to orange to green, like the chakras of your body. Can you see my aura? No, not particularly right now. Is it too bright out? There's sunlight here today. Does that make it harder to see someone's aura? Not necessarily. If I was to explain it to a blind person, it would be the difference. You see nothing whatsoever as a blind person, whereas I can skip this वैसे, मैं इसको आगे कर देता हूँ। To be fair, the question of what light is not an easy one. For centuries, the greatest minds in science debated this issue. In the late 1600s, Newton proposed that light was a stream of particles or corpuscles. He proposed this in his treatise Optics. But at the same time, a Dutch physicist named Huygens proposed that light was a wave. And this debate raged on until it was settled by the experiment I've recreated today, Thomas Young's double-slit experiment. To make sure I got the experiment right, I went to the original source. With the help of Brady Heron, I managed to get into the vault underneath the Royal Society in London. There, I found Thomas Young's handwritten notes from 1803. I brought into the sunbeam a slip of card, about 1/30th of an inch in breadth, and observed its shadow, either on the wall or on other cards held at different distances, besides the fringes of colors on each side of the shadow. The shadow itself was divided by similar parallel fringes of small dimensions. This is an experiment so simple that you could make it at home, and yet so fiddly that I have never seen it before done with sunlight. I was thinking about doing it in a box, like a fridge box. And you could take it out on the street. Taking it out on the street. Could I possibly interview you guys for about a minute? We're doing a science experiment. What I have here is an empty box. And this is a little eyepiece where we can look in. And I'm going to place this slide above that hole. And if you look closely, you'll see that there's two openings. Very narrow openings side by side. It's a double slit. Now, before we have a look, we need to tilt it towards the sun a little bit. So we want the sun to hit this double slit directly. What are we going to see on the bottom? Well, the of the obvious thing you think you're going to see is you're going to see two lines. Two lines on the bottom of the box. Two bright bands. Two little lines. Yeah, I think it'll be one line instead of two. I can expect to see the whole box lit up. That'll probably be a kaleidoscope of some sort. A bunch of colors. Probably, yeah. Rainbow colors. There, have a look. You expected to see kind of one line. Is that what you see? No, I see dots. How many? it's one circle. Oh, there's one in the middle strongest, two either side. The two on the outside are multicolored. The one in the middle is just white. It's kind of a rainbow. The rainbow color as well. Quite a few colors and lots of little dots. There are more dots appearing. I think I can even see more dots spreading along. Yeah, that's amazing. Yeah, I can see tons of dots now. Not tons, but I can see dots spreading across that way. Either side. Yeah, definitely. Isn't that amazing? Yeah, that's incredible.
And that's just nothing else apart from two slits. That's incredible. But all we're doing is we're putting a light through two very narrow slits side by side. So how does सेंटर में देखा तुम लोगों ने, सेंटर में क्या था, कौन सी लाइट थी? वाइट सी थी। white light? यस, सेंटर में वाइट थी, उसके बाद फिर दिखने शुरू हुए कुछ कलर्ड फ्रिंजेस, कुछ टाइम तक दिखे और फिर बाद में वाइट हो गई लाइट, है ना? और फिर तो इंटेंसिटी इतनी कम हो गई, फिर दिखना ही बंद हो गई, राइट? तो ऐसा कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है। Does this make any sense? There's some kind of principle involved there. The average person's not familiar with it. That's the only explanation. No, I'm really confused by it, but I'd like to find out why. People were debating, is light a wave or is it made of particles? So what causes that? Well, if ये सारी जितनी चीजें हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस हो गई, light जो भी ये डायफ्रैक्शन आगे करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हम पार्टिकल नेचर, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट? पार्टिकल्स कैन नॉट इंटरफेयर, या कर सकते हैं? सर वो कोलाइड कर सकते हैं। दे कैन कोलाइड, राइट? दे कैन कोलाइड, इलास्टिक कोलिजन हो सकती है, इनइलास्टिक कोलिजन हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, बट इंटरफेरेंस करके लाइट ऐसे पैटर्न्स नहीं बना सकती अगर वो सिर्फ पार्टिकल नेचर होती। तो दिस क्लियरली रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर स्टडी करते थे। रे ऑप्टिक्स में इट्स नॉट पार्टिकल नेचर, नहीं, रे ऑप्टिक्स में उसकी हमने ज्योमेट्री स्टडी की है, इसकी लाइट की। behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot. पार्टिकल नेचर अगले चैप्टर में आएगी, मॉडर्न फिजिक्स, तुम लोगों ने उसमें कर रखी है केमिस्ट्री में, वो किया हुआ है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। that is the proof of particle nature. Underneath, so we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बन गया। हाँ दीप, मैंने दिखाया था 11th में, आई नो, वेव्स में, याद है बाकी वो? देखो, जो अभी हमने इससे जस्ट पहली वीडियो देखी, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बन रहा था। यस सर। और जो कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में, जो हमने सबसे पहली फोटो बनाई थी YDSC की, उसमें भी ऐसा ही कुछ बनाया था। ठीक है, तो यहाँ जहां पे वेव्स दिख रही हैं, जहां पे वेव्स बनती दिख रही हैं, वो क्या चीज है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। जहां पे ये वेव्स बन रही, ये वाला रीजन, अभी जैसे हमने वीडियो में देखा, जहां पे ये नहीं दिख रही, जहां पे वेव जो है वो खत्म हो चुकी है, वेव तो थी यहाँ पे, लेकिन कहाँ गई? वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके खत्म हो गई। यहाँ पे ये मिनिमाज है, ये मैक्सिमाज है। सर जहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव है, वहां पे पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। अगर एक बॉल ये मूव कराता, सिर्फ एक सोर्स, तो फिर पानी हर जगह मूव करता। दोनों सोर्सेस को मूव करा रहा है, दोनों बॉल्स को यहाँ पे मूव करवा रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वहां तक डिस्प्लेसमेंट पहुंच रही है वो 0 है। दैट मींस मूव नहीं करेगा। ओके सर। But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there.
It's light canceling itself तो out. जो बीच में लाइट के स्पॉट बने थे एक्चुअल में थे कि एडिटिंग में की है इसने? बीच में जो जब पानी के वेव्स वो बना तो रहा था तो editing की है इसने, वो तो साथ में रिलेशन दिखाने के लिए साथ में डाली है। ठीक है, उसने लाइट जहां पे लाइट का मैक्सिमा वाटर के मैक्सिमा के साथ ऊपर ओवरलैप करवाया। ओके सर। ठीक है, तो सही है, चमक गया, आ गई फील। तो ये चीज है इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो तो अब हम पहले करते हैं इंटरफेरेंस विद द व्हाइट लाइट। टॉपिक बनाएंगे। सर हाँ जी, सर लाइट के डुअल नेचर होने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं एक पार्टिकल जो वेव मोशन में चल रहा है? नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है, फिर तो वो सर पार्टिकल ही हो गया ना। वो तो पार्टिकल यू आर सेइंग के टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जिगजैग मोशन में चल रहा है ना, वैसे ही बोला ना तुमने। यस सर। फिर वो तो पार्टिकल ही हो गया, ओके है ना? सर। उस केस में तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती। फिर चलता कैसे है वो? पार्टिकल वो तो सीधा चलता है, लेकिन तभी तो लाइट इतनी कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री है, तभी तो इतने सालों का इस पे जो स्टडी हुई है, फिर जाके निकला ये ड्यूअल नेचर है, क्योंकि इट इज शोइंग बोथ द बिहेवियर्स, राइट। तो इतनी सिंपली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सर लाइट बस ये चीज है ना, ऐसा नहीं है। लाइट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सर आज तक पता लग गया कि अब भी नहीं पता लगा कि कैसे चलती है अभी तक लाइट? तो बस ये दो, जितना पता लग गया उतना ये है अभी कि लाइट हैज डुअल नेचर, क्योंकि इसके दोनों तरह के इफेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इफेक्ट्स पार्टिकल नेचर से जस्टिफाई होते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो तुम लोगों को याद होगा, 11th में किया होगा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, याद है कुछ या नहीं याद? किया था सर। इक्वेशन याद है। इक्वेशन याद है, वैसे कुछ थोड़ा बहुत, वैसे तो हम अगले चैप्टर में करेंगे सर वो मॉडर्न ब्लैक फिजिक्स में। बॉडी, पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट वगैरह हो जाते थे फोटो कुछ। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर फोटोन जब उस कैथोड पे गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। हाँ सर याद आ गया। यस सर। याद आ गया ना? यस सर। तो जितने, हाँ, तो वो फोटोन के कारण, फोटोन ने वहां पे कोलिजन की, जिसकी वजह से वो एनर्जी ट्रांसफर हुई और वो बाहर निकला, राइट। तो वो चीज जो है वो प्रूव इससे हो रही है, पार्टिकल नेचर से। ये चीज हम पार्टिकल नेचर से प्रूव ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। दैट इज व्हाई actually every matter, every particle has some wave nature associated with it. Every particle, every matter, everything in this world, every material object has a wave nature associated with it. ठीक है, आप लोगों ने ये डी ब्रॉगले वेवलेंथ पढ़ी है कुछ केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ किया हुआ है? यस यस हाँ सर हाँ जी किया सर, सर। पढ़े इसका। व्हाट इज डी ब्रॉगले वेवलेंथ, है ना, होती है ना, ये क्या चीज है वो? सर कि वो मैटर वेव भी होता है मैटर भी होता है। या राइट राइट राइट, ये वही चीज है भाई। अब वेवलेंथ, इसका मतलब सर मैटर वो वेव की तरह चलता है जिगजैग पाथ में? नहीं, फिर वहीं पे आ गया यार तुम, डुअल नेचर है ये। अगर जिगजैग की तरह चलता तो फिर तो वही चीज होगी, फिर तो मैटर ही रह गया वो। ठीक है, चलो जी, हेडिंग बनाओ, इंटरफेरेंस नहीं, वाईडीएससी विद वाइट लाइट। इट्स रियली वेरी डीप स्टडी। जिसको आगे इंटरेस्ट वगैरह हुआ
कुछ रिसर्च में जाने का, इस पे जा सकता है इसकी। सर अब इसके देखते लिए हैं, चलो कौन से स्ट्रीम में जाना पड़ेगा? फिजिक्स है आगे, बीटेक, एमटेक, पीएचडी। नहीं सर, जैसे किसी ने कंप्यूटर साइंस चुन ली बीटेक में, फिर वो तो नहीं आगे से कर सकता? नहीं, कर तो सकता है, कर तो सकता नहीं है। सर, देखो अब कंप्यूटर बीटेक, साइंस का इसके साथ हाँ, क्या रिश्ता देखो नाता? करने को तो कर सकता है, लेकिन लिंक जो है वो बहुत कम है। अदरवाइज इसमें पहले बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, वो ज्यादा प्रॉपर पाथ है सिर्फ फिजिक्स को पढ़ने के लिए। सर ये रिसर्च में से काफी अर्न कर सकते हैं, मतलब जितना सस्टेन कर सक जितना सस्टेन कर सको अपने आप को। जितना क्या सर मतलब ठीक कमा सकते हैं सर रिसर्च से। यार, लेट शुरू होती है कमाई एक्चुअली। साल बहुत टाइम निकल जाता है इसमें, कुछ अगर निकालना है ना। देखो शुरू में तो जिंदगी उस पर चलेगी, कुछ किसी ने फंड वगैरह स्कॉलरशिप दे दी, किसी ने दे दी कुछ चीज। अगर देखो इस लाइन में जाते हो तो पहले कुछ ना कुछ अगर नया निकाल के लाओगे तभी कुछ फायदा है। कुछ नई नई थियरी निकाली, कुछ कुछ तो सर नई। हम कैसे निकाल पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी अरे अभी थ्योरीज? तो बहुत छोटा लेवल है, हम तो कर क्या रहे हैं, वी आर डूइंग जस्ट द एबीसी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो पता नहीं इतने गहरे हैं ये सब्जेक्ट्स सारे, किसी को भी, चाहे केमिस्ट्री पकड़ लो, चाहे फिजिक्स पकड़ लो, चाहे मैथ्स भी पकड़ लो। ठीक है, तो एवरी सब्जेक्ट इज वेरी डीप। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो खासकर बहुत डीप है। तो में जितना अंदर घुसते जाओगे बस वही है तो ये तो कभी कभी अजीब लगता है कि जो भी हमने अभी तक निकाला है, डिस्कवर किया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, वो सब हमारे परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है हमारे? वो सब हमारे परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है, शायद से वो सही भी ना हो। हम्म, पता नहीं, मे बी। क्योंकि देखो परसेप्शन वही है कि किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैसे उसको परसीव किया, है ना। फिर अब देखो, अब तुम अगर ग्रेविटी की बात कर रहे हो, अब ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज अगेन अब न्यूटन अलग तरीके से देखता था ग्रेविटी को, आइंस्टाइन बिल्कुल अलग तरीके से देखता था। मतलब दोनों, आइंस्टाइन ने तो बोला कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, आइंस्टाइन के सर हिसाब फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स थी नहीं। ठीक है, बट न्यूटन का सारा, उसने तो ग्रेविटेशनल लॉज बनाए उसने। तो न्यूटन और आइंस्टाइन की थियरीज में, थिंकिंग में बहुत डिफरेंस था। आइंस्टाइन ने काम किया था रिलेटिविटी पे, तो सारा जो फिजिक्स घूमती थी वो रिलेटिविटी के आसपास घूमती थी, है ना। तो तो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी तो और भी बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है वो, एंड रियली वेरी डिफरेंट। तो टाइम स्पेस ग्राफ, मतलब स्पेस में टाइम कैसे है ना, स्पेस टाइम ग्राफ में कैसे कर्व्स हैं, क्या है वो है। कभी देखना इसकी वीडियो यूट्यूब पे। सर देखा था, आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा था कि टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। हाँ स्पेस में जाए तो उसके लिए टाइम का अलग हाँ, होगा। वही है ना, वो टाइम ट्रैवल, वो काफी डिफरेंट चीजों पे आइंस्टाइन ने वर्क किया था, बहुत डिफरेंट चीजों पे। तो खैर चलो, वो तो सब अपने ऊपर से, अभी सब टॉपिक नॉट रिलेटेड। तो बट सम थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगर इनको किया जाए। बस पेशेंस चाहिए इनको करने के लिए, उनको समझने के लिए चीजों को। चलो ठीक है, तो विल स्टार्ट विद YDSC विद द व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जैसे अभी हमने वीडियो में भी देखा, तो व्हाइट लाइट में सेंटर पे व्हाइट क्यों बन रहा है? पहली बात तो ये, क्यों बन रहा है सेंटर में व्हाइट? हु विल टेल मी? सर क्योंकि सर वहाँ पे जो है बिना स्कैटर हुए लाइट सीधी जाएगी सर। नहीं, मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सर स्कैटरिंग वहां का पर फायदा नहीं। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी जिसके कारण सभी लाइट्स मिक्स हो जाएंगी। नो, एक, जस्ट टेल मी वन थिंग। सेंटर पे, सेंटर पे
क्या मैं बोल सकता हूं कि सभी कंपोनेंट्स का पाथ डिफरेंस 0 है? यस सर। अगर सभी कंपोनेंट्स का, सभी कलर कंपोनेंट्स का पाथ डिफरेंस 0 है, तो वहां पे क्या मैं बोल सकता हूँ सभी का मैक्सिमा बनेगा? यस हाँ जी सर। अगर सभी का मैक्सिमा बनेगा तो बन गई ना व्हाइट लाइट। लेकिन लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा से थोड़ा सा ऊपर निकले, कुछ डिस्टेंस हम ऊपर निकले, मान लो वहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया, लेट्स से वो आया, वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? सर कुछ 3000 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। 3000 नहीं, 4,400 नैनोमीटर के आसपास है, 380 400 के आसपास होती है ना? हाँ राइट, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ 3800 के आसपास। तो मान लो जो लैम्डा, अगर मैं बोल लूं, अभी लिखने की जरूरत मैं लिखवाता हूँ इसके बाद में, अगर डेल्टा एक्स जो है, अगर डेल्टा एक्स एक पॉइंट है यहाँ पे स्क्रीन में, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे मान लो पॉइंट ए पे जो डेल्टा एक्स है वो कैलकुलेट करने से मेरे पास आया 190 नैनोमीटर। इज दिस लैम्डा वॉयलेट बाय 2? क्योंकि लैम्डा वॉयलेट क्या है, 380 डिवाइड बाय 2, हाँ कि ना? तो यहाँ पे वॉयलेट लाइट का क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है? लैम्डा बाय 2 पे क्या होता है? मिनिमा। लैम्डा बाय 2 पे क्या होता है? मिनिमा ना, लैम्डा बाय 2 मिनिमा ही होता है। लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा होता है, तो यहाँ पे वॉयलेट लाइट का क्या बन गया? मिनिमा बन गया। वॉयलेट लाइट का अगर मिनिमा बन गया, मतलब वॉयलेट लाइट यहाँ पे मिसिंग होगी। हाँ जी सर। अगर वॉयलेट लाइट यहाँ पे मिसिंग है, वॉयलेट और ब्लूइश जो लाइट है यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे जो रंग दिखेगा अपने को वो रेडिश रंग होगा, हाँ कि ना? यहाँ पे जो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो दिखेगा अपने को, वो कौन सा प्रतीत होगा? इधर लाल रंग ज्यादा प्रतीत होगा। सर मिसिंग कैसे? रेड लाइट की तो वेवलेंथ कुछ और ही होती है। बिल्कुल कुछ और होती है, बिल्कुल फिर यू आर एक करेक्ट। रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 8000 के आसपास होती है कुछ। 7000 के आसपास होती है। 400 से 700 तक हम बोलते हैं ना हाँ अप्रोक्सीमेटली, यस, तो 700 के 7000 आसपास होती है। तो हम कहीं और थोड़ा और दूर चलते हैं, मान लो लैम्डा रेड बाय, इसका मिनिमा कहाँ बनेगा रेड का? 700 बाय 2 मतलब कितने पे? 350 पे। 350। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर 350 होगा पॉइंट बी पे, वहां पे किसका मिनिमा बन रहा है? रेड का। तो यहाँ पे रेड का मिनिमा है, मतलब रेड लाइट जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गई, तो वो मिसिंग हो जाएगी। सर पर 190 पे रेड का मैक्सिमा कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा रेड का मैक्सिमा है वहां पे? डिड आई से वहां पे रेड का मैक्सिमा है? नो सर। किसका मिनिमा है? इसीलिए यहाँ पे हम मैक्सिमाज ना ढूंढ के मिनिमाज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किसी एक लाइट का मैक्सिमा बोल के मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ वहां पे वही लाइट होगी, थोड़े थोड़े बाकी भी तो होंगी भाई। किसी का लैम्डा बाय 3 भी हो सकता है, किसी का लैम्डा बाय 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसका लैम्डा बाय 2 है वो तो डेफिनेटली नहीं होगी वहां पे, हाँ के ना? यस सर। तो इसलिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि वॉयलेट वहां पे उड़ गया, लेकिन रेड का मैक्सिमा नहीं है, वो गारंटी नहीं है। ऐसे ही 350 पे रेड उड़ गया, वहां पे वॉयलेट का मैक्सिमा है कि नहीं है वो गारंटी नहीं है। लेकिन इनफैक्ट ये वॉयलेट के आसपास ही आ गया मैक्सिमा, 350 है ना, वॉयलेट का मैक्सिमा हाँ यस। 380 पे बन जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि 380 होता है उसका लैम्डा, तो वहां पे बन गया अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमा वॉयलेट का। चलो वो तो कोइंसिडेंटली बन गया अपना, लेकिन अपने को यहाँ पे व्हाइट लाइट में क्या ढूंढना है? मिनिमास ढूंढने हैं, मैक्सिमास ढूंढने हैं? मिनिमम्स। मिनिमास ढूंढने हैं। जिसका मिनिमा मिला
उसको क्या करना है, उड़ा देना है। उसको उड़ाया, जब वो उड़ाया, जहां पे वॉयलेट उड़ा वहां पे जो पैटर्न दिखेगा दैट विल बी रेडिश इन कलर। अगर रेड का मिनिमा हुआ वहां पे पैटर्न विल बी ब्लूइश इन कलर। हाँ कि ना? यस सर। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सबको? ओ सर समझ नहीं आया मुझे। ये कौन है बीच में? सुमित। की हो गया जितनू? सर समझ ही नहीं सर, कुछ भी नहीं आया सर मुझे समझ। तो जिंदा है? यस सर। आवाज को क्या होगा तेरी? सर थोड़ा गला सा खराब है सर। तो जरा माइक को मुंह में डाल के बोल जरा। हाँ जी सर। हाँ भाई बोल। सर समझ नहीं आया सर जो आप कह रहे थे मिनिमा। सर डिस्ट्रक्टिव कैसे होएगी सर वहां पर? डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन बोल। डिस्ट्रक्टिव के लिए सर कैसी कंडीशन, मतलब क्या बताना है सर? अबे वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ ये 2n पाथ प्लस डिफरेंस की। लैम्डा बाय 2 होएगी ओड नंबर के 2n + 1। लैम्डा बाय 2 होती है, हाँ के ना? हाँ जी सर। मुझे वॉयलेट की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है, तो वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वॉयलेट लाइट का? वही ओड लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। किसका लैम्डा लूंगा? वायलेट का ही लोगे सर, वायलेट का। क्यों? किसका मिनिमा देखना है मुझे? जिस वायलेट का देखना है तो उसका ही लैम्डा लेंगे सर। हाँ तो फिर मैंने किसका लिया है? उसका ही लिया है। उसका लिया ना। कितना आ गया ये कैलकुलेट करके? 190। है 190 लिखा हुआ है। 190। हाँ जी सर। ठीक है, तो जहां पे ये जो डिफरेंस है, इधर से मेरे पास 2 स्लिट्स में से लाइट आ रही थी, हाँ जी सर। ये तो सेंटर आ गया। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जो डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस जो है, इतना ही डिफरेंस होता है ना, इसके आगे तो चलो सेम होगी लेंथ, तो ये हाँ डिफरेंस जहां पे ये डिफरेंस 190 हुआ कि वहां पे कौन मिसिंग हो जाएगा? वायलेट। बस फिर अच्छा सर ठीक है सर, समझ गया। हाँ जी क्लियर हो क्या गया। कर रहा था पहले जब मैं समझा रहा था? सर पहले समझ नहीं आ रहा था सर, मुझे पता नहीं क्या। इम्पॉसिबल। बिल्कुल सर वही चीज समझाई मैंने दोबारा। नहीं सर आया नहीं मुझे सर मेरा पहले। दिमाग नहीं और मैं था। आपको बीच बीच पूछ रहा था मिनिमा मिसिंग कैसे, सर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। देख मेरे को तो तेरी आवाज सुनी नहीं, बाकियों को पता नहीं सुनी है ना सुनी है। किसी ने बताया भी नहीं, सुमे तो बीच में बुला रहा है। सर मैं बोला था सर, पूछ लो किसी ने सुनी होगी शायद। तेरे दोस्तों ने बोला तो है नहीं सर, सुमे तो बुला रहा है बीच में। नहीं सुनी भाई, अर्चित को भी नहीं सुनी, तेरे दोस्त को तो सुनी नहीं। सर मैं रिकॉर्डिंग सर देख लेना सर, मैंने पक्का बोला है सर बीच अबे ऊंची बोले, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एट सेंट्रल, एट द सेंटर that is central maxima की बात हो रही है। The path difference of all the colors is 0. Hence, all the colors will have will form maxima here. Hence, the central क्या हो गया इसको, central maxima is white.
second. The fringes on the either side of the central maxima will appear colored. Next point, at a point where the path difference is lambda v by 2, that is 380 by 2, that is 190 nanometer. The violet light will have minima at this point. That is violet light is missing at this point. Hence, the pattern will appear reddish in color. ऐसे ही दूसरे के लिए लिख लेते हैं, at a point where the path difference is lambda r by 2, that is lambda r is 700 by 2, 350 nanometer. Red light will have minima at this point. That is, hence the pattern will appear bluish in color.
नोटेड। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, अगर पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इन दैट केस मतलब और दूर हो जाएंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा से। That is far from central maxima। ठीक है, तो उस केस में वहां पे ऑलमोस्ट सभी कलर्स के, सपोज कोई भी अगर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे सभी कलर्स के मैक्सिमास बन रहे होंगे, जिसकी वजह से वहां पे जो लाइट है वो वाइट लाइट ही नजर आएगी। ठीक है, जैसे अगर सपोज हम 4000 नैनोमीटर पे, 5000 नैनोमीटर पे या 6000 नैनोमीटर पे जहां पे पार्ट डिफरेंस हो गया, तो वहां पे ऑलमोस्ट सबके मैक्सिमास बन रहे होंगे। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज 3000, 4000, 5000, कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट पूरी कर लेते हैं पहले। द पाथ डिफरेंस इज लार्ज, द फ्रिंजेस या पैटर्न्स विल अपीयर वाइट। ठीक है, एग्जांपल अगर सपोज डेल्टा एक्स जो है वो लेट्स से 3000 नैनोमीटर है, 4000, 5000, 6000, कोई भी ले सकते हो एग्जांपल आप लोग, तो जस्टिफाई कर सकते हैं हम। तो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉर मैक्सिमा 3000 इज इक्वल टू n लैम्डा। है ना, तो लैम्डा मेरे पास क्या आएगा? 3000 बाई n। n को, n की जरा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखो क्या क्या आ रहे हैं। अगर n हम 1 डालते हैं तो लैम्डा क्या आ गया? 3000 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल रेंज में है? नो सर। है कि नहीं है? नो सर। नो। n की वैल्यू अगर 2 डालते हैं, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे, 4 पे कितना आएगा? 750। 750। क्या ये रेंज में है? थोड़ा बहुत आ गया ना रेड के पास? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेड रेड कंपोनेंट आ गया। अगर n की वैल्यू हम सपोज 5 डाल देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 600। ये किसकी होती है? ये भी किसी कलर का होता है। ग्रीन की होती ग्रीन की होती है, येलो की होती है, येलो की होती है शायद, विब ग्योर, ग्योर, वो येलो की आएगी है। ना। अगर 6 डाल देते हैं तो 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल ग्रीन की। n की वैल्यू अगर 7 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 700 पे कितना आएगा? 210 नैनोमीटर। कितना? 4 7 चौक 28, 400 समथिंग आएगा। 430, 428, 428 कुछ आएगा ना। तो 430 के पास आ जाएगा ये। तो ये अपना ब्लू की आ गई, ब्लू वॉयलेट। तो यहाँ पे सबके मैक्सिमास मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों ने वीडियो में भी देखा था, हमें जो व्हाइट लाइट पहले पहले तो सेंटर में व्हाइट दिखी, फिर थोड़ी थोड़ी कलर्ड फ्रिंजेस दिखी, और फिर उसके बाद व्हाइट फ्रिंजेस दिखी, उसके बाद उड़ गया।
उसके बाद हमें पैटर्न नहीं दिखा क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम हो गई थी डाइफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी है कलर्ड फ्रिंजेस की। ठीक है, नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज YDSC विद अ ग्लास स्लैब। अगर हम एक स्लिट के आगे ग्लास स्लैब रख देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा बनना था यहाँ पे, लेकिन अगर एक स्लिट के आगे हम लगाते हैं ग्लास स्लैब, तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। मान लो इधर शिफ्ट हो गया ओ डैश। ठीक है, ये कितना शिफ्ट होगा उसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसकी थिकनेस है T, दिस इज स्लिट 1 S1, दिस इज स्लिट 2 S2, ये है स्क्रीन। तो इफ glass slab of thickness is equal to T, refractive index of mu is placed in front of one of these slits, then the whole fringe pattern gets shifted towards that side। जिस साइड के आगे ये ग्लास स्लैब रखी जाती है उसी साइड में वो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। एंड वो शिफ्ट इज गिवन बाय
y is equal to mu minus 1 into t into d by t. सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। सर अगर दोनों स्लिट पे ग्लास रैप रख दे तो नहीं कोई फर्क होगा ना? नहीं, फिर कोई फर्क नहीं होगा। अगर दोनों साइड में हम ग्लास स्लैब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रख दें तो सर फर्क होगा, जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन में वो शिफ्ट कर जाएगा सेंटर बिल्कुल मैक्सिमम। करेक्ट। और निकाल लेंगे कैसे? कितना शिफ्ट है, पहले एक का निकाल लो, फिर दूसरे का निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। करेक्ट। S1 के आगे जो रखा है वो S1 की तरफ शिफ्ट करेगा, S2 के आगे जो रखा है वो S2 की तरफ शिफ्ट करेगा, इसलिए जो नेट शिफ्ट है वो दोनों को माइनस करके आएगी, ऐड करके नहीं आएगी। राइट, ये पॉइंट लिखो, स्टार्ट पॉइंट। इफ यार इसको कुछ पंगा हो गया आज। आइडेंटिकल glass slab is placed in front of both slits, then there is no change in if different glass slabs are placed in front of slits S1 and S2, then calculate the change due to both slabs individually then net then subtract the both changes for net change या net shift। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है।
नहीं अर्षित, नहीं करण, कितना शिफ्ट कितना है इसमें? हाँ भाई अर्षित, सर वो मिनिमा वाला नहीं लेंगे? मिनिमा वाला नहीं लेंगे? मिनिमल वाला लेंगे। शिफ्ट कितना है? व्हाट इज द शिफ्ट? 2n minus 1 lambda. लैम्डा टी बाय डी। लेमडा डी बाई डी मतलब बीटा ना। यस सर। अगर लेमडा डी बाई डी होता तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर एक शिफ्ट हो जाता तो दोबारा फिर मैक्सिमा आ जाता, हाँ कि ना? b/2 आएगा। यस, शिफ्ट इज बीटा बाय 2। मेरे को बीच में क्या चाहिए? सेंटर पे डार्क चाहिए, डार्क स्पॉट चाहिए। ठीक है, तो शिफ्ट इज बीटा बाय 2। बस यही है, बस यहाँ पे शिफ्ट ही बस जज करना था, उसके बाद तो काम खत्म है। फॉर्मूला ला लें उसके बाद। तो यहाँ पे शिफ्ट जो है दैट इज बीटा बाय 2 विच इज लेमडा डी बाय 2d। उसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाय डी is equal to lambda d by 2d। therefore t कितना आ गया? lambda upon 2 into mu minus 1। खत्म। Got it? next है आंसर माइक्रोमीटर में भेज देना। करना ना
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करण एंड अर्षित, करेक्ट। अर्पिता करेक्ट। सुमित कुमार करेक्ट। कितना शिफ्ट है इसमें? 12B। 12 बीटा करेक्ट। पहले सेंट्रल मैक्सिमा, अब 12वीं ब्राइट फ्रिंज पे 12 बीटा हो गया सीधा। तो शिफ्ट, जो शिफ्ट है दैट इज 12 बीटा। therefore mu minus 1 into t into d by d is equal to 12 बीटा मतलब lambda d by d। यहाँ से वैल्यूज वगैरह सब पुट करके मेरे पास t की वैल्यू जो आएगी दैट इज 11.78 माइक्रोमीटर। म्यू हमें दे रखा है, लैम्डा हमें दे रखा है, उसकी वैल्यू डालनी है, टी की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। नहीं अर्षित, अरे करण, फ्रिंज विड्थ तो छोटी हो जाएगी। नहीं सुमित कुमार,
नहीं अक्षत। ओके देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो हमें फाइंड करना है। 10th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड lies where 6th dark fringe in vacuum lies। पहली बात तो लिक्विड में डालने से करंट ऐसा नहीं है कि पैटर्न में शिफ्ट नहीं आएगा भाई। फ्रिंजेस अगर छोटी हो जाएंगी तो उतनी ही जगह में, अब मान ले अगर फ्रिंज विड्थ छोटी हो, पहले ऐसे ये पैटर्न बन रहे थे, अब छोटे बनेंगे, मतलब ऐसे बनेंगे। तो पहला ये फर्स्ट फ्रिंज है, ये सेकंड फ्रिंज है, थर्ड फ्रिंज है, फोर्थ फ्रिंज है, छोटे हो गए ना। ये सेंट्रल था फर्स्ट, अभी फर्स्ट यहां आ रहा था, अभी फर्स्ट यहां आ रहा है, तो चेंज तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही आंसर, करेक्ट है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, तो अपने को चाहिए पहली बात तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। मान लो उसने बोला कि भाई ये कोई जगह है, ये वाली, ये स्क्रीन है जहां पे कुछ ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की जगह है, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया तो 6th डार्क फ्रिंज बन रही थी, जब हमने एक्सपेरिमेंट लिक्विड में किया तो 10th ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, पॉइंट पी पे, सेम पॉइंट पे। इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो x है। तो वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के केस में जो x है वहां पे क्या बन रहा था, 6th डार्क फ्रिंज। मतलब मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 2n-1 lambda by 2 d by d, और n की वैल्यू है 6। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 into 6-1 lambda d by 2d। इक्वेशन नंबर 1। डार्क के केस में, जब डार्क नहीं, डार्क नहीं सॉरी, लिक्विड के केस में, वैक्यूम के केस में हमने देख लिया। अब लिक्विड के केस में जब हमने लिक्विड डाल दिया, लिक्विड में कर रहे हैं हम ये चीज, तो उस टाइम पे इसी x डिस्टेंस पे 10th ब्राइट फ्रिंज बनी। तो दैट मीन्स मैं x इज इक्वल टू बोल सकता हूं n lambda d by d, जहां पे n की वैल्यू है 10, therefore x is equal to 10 lambda d by d। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, लिक्विड के केस में क्या मैं लैम्डा यूज करूंगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे लैम्डा यूज करूंगा, नहीं, लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा बाय म्यू करूंगा। ठीक है, तो लिक्विड के केस में लैम्डा बाय म्यू यूज कर लिया। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 10 lambda d by mu d is equal to 11 lambda d by 2d। यहाँ से मेरे पास म्यू कितना आ गया, 20/11 आंसर। गॉट इट? चलो यस सर, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है YDSC कंप्लीट, that is up to part D, exercise 0 and 1. We'll discuss everything on Monday. Goodbye for today.